एंटरटेनमेंट के जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं उनमें से कोई आर्ट फॉर्म अगर ऐसा है जो इंस्टेंट ह्यूमन कनेक्शन करता है तो वो है थिएटर। और यही वजह है कि सिनेमा और टीवी के आज के इस दौर में भी थिएटर अभी भी सांसें ले रहा है। उसकी अपनी एक अलग जगह, अपनी एक अलग पहचान है। और छोटे और बड़े पर्दे के बहुत सारे सितारे हैं जो आज भी थिएटर को अपना पहला प्यार मानते हैं। उन्हीं में से एक है टैलेंटेड अक्लेम्ड एक्टर जॉय सेन गुप्ता, जो जी थिएटर के एक प्ले लेडी संगीत में काम कर रहे हैं। उसके लिए वो बहुत ज्यादा रिहर्सल्स कर रहे हैं। सो व्हाट इज द प्ले अबाउट एंड जॉय क्या फील करते हैं थिएटर के बारे में, उनसे बात करते हैं। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन पंजाब केसरी टाइम्स। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, जैसे कि अभी पहले आप बता रहे थे कि रिहर्सल पे आप जा रहे हैं क्योंकि प्ले है। सो आई वांट टू नो अबाउट दिस प्ले लेडीज संगीत एंड व्हाट इज इट ऑल अबाउट। देखिए, लेडीज संगीत सुनने में जो आपको आता है कि लेडीज की संगीत हो रही है और जो शादियों में होती है। हाँ, ठीक है, तो शादियों में लेडीज की संगीत होती है, तरह तरह के गाने होते हैं जिसमें जिन गानों में तरह तरह के किस्से कहानी आते हैं, जो रिश्तों के बारे में होते हैं, जो ट्रेडिशनल रिश्तों के बारे में होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये गाने भी एक ट्रेडिशनल गाने हैं, कुछ फोक सॉन्ग्स होते हैं, कुछ क्लासिकल सॉन्ग्स होते हैं। लेकिन हम इस शादी ब्याह के माहौल में, इन संगीत के आड़ में हम इन रिश्तों को एक नए तरीके से देखते हैं। ये जो रिश्ते हैं, ये ट्रेडिशन से दबे हुए रिश्ते हैं या आज के जमाने में ये रिश्ते नए तरीके से पनप सकते हैं, इन चीजों को हम देखते हैं। कौन से नए रिश्ते टूटते हैं, कौन से नए रिश्ते बनते हैं, और कितना हम परंपरा की आड़ में रिश्तों को बनाने की कोशिश करते हैं, और कितना हम अपनी पहचान से रिश्तों को तैयार करते हैं। इन चीजों को ये देखती है, जिसमें ह्यूमर भी है, जिसमें परंपरा और ट्रेडिशन और मॉडर्निज्म का एक कॉन्फ्लिक्ट भी है, और एक रोशनी भी आप डालते हैं तमाम बारीकियों में, हर तरह के रिश्ते जिनको हम मानते आए हैं सदियों से कि ऐसा ही होता है। क्या सचमुच वो वैसा ही होता है या हमने उन्हें मजबूर किया है वैसा होने के लिए? तो ये तमाम सवाल जो है वो खड़ा करता है ये नाटक। हालांकि नाटक मनोरंजक है, नाटक एक म्यूजिकल है, लेकिन उसकी आड़ में आपके ये तमाम सवाल आपके सामने ये खड़ा कर देता है। ओके, तो जॉय जैसे जैसे मैंने शुरू में कहा था, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स हैं एंटरटेनमेंट के, एज ऑडियंस हम भी बड़े इन्वेस्टेड रहते हैं उन आर्ट फॉर्म्स में। और कई तरह का सिनेमा, कई तरह के शोज ऐसे बनते हैं जो थॉट प्रोवोकिंग होते हैं। बट जैसे थिएटर इस बारे में अलग है क्योंकि वहां इंस्टेंट रिएक्शन मिलता है ऑडियंस का। आपका जैसे मैंने कहा, एक इंस्टेंट कनेक्शन होता है। एज एन एक्टर अगर मैं आपसे पूछूं, हाउ बिग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज doing something on like this on theater versus जब आप इसको दूसरे मीडियम्स में करते हैं। देखिए, दूसरे मीडियम्स का ये होता है कि वो उस मीडियम में एक इकोनॉमिक और कॉमर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, मार्केट का एक बहुत बड़ा रोल होता है ज्यादातर दूसरे मीडियम में। तो वो मार्केट को सोचते समझते हुए आप कई बार अपने काम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। दूसरे मीडियम में होता है, दूसरे मीडियम में बहुत सारे हाथ होते हैं। एक्टर का हाथ एक बहुत छोटा हाथ होता है, मतलब कहने को तो एक्टर दिखता है, लेकिन सच पूछिए तो एक्टर का हाथ बहुत छोटा होता है, क्योंकि एक्टर के हाथ के ऊपर डायरेक्टर का हाथ होता है, राइटर का हाथ, कैमरामैन का हाथ, एडिटर का हाथ, हाँ, पब्लिसिस्ट का हाथ, एग्जीबिटर का हाथ, समझ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का हाथ, बहुत सारी चीजें होती है। उसके बाद ऑडियंस को किस तरह से लुभा के आप लाएंगे, जो इकोनॉमिक्स तैयार करती है उस मीडियम का, ये सब चीजें होती है। तो एक्टर इसमें बड़ा ही छोटा एलिमेंट हो जाता है फाइनल टेक में अगर देखा जाए। हाँ, अगर ना आप वो बहुत बड़े स्टार हो जिसके इर्द गिर्द एक पूरी फिल्म बन रही है, जिसका पूरा रेवेन्यू मॉडल आपकी शख्सियत के इर्द गिर्द बन रही है, तो वो शख्सियत वाली फिल्म बन जाएगी। हाँ। वैसे भी वो मतलब वो फिल्म नहीं बनेगी जिसमें आप अपनी बात कह रहे हैं, सटीक तरीके से कह रहे हैं, या कोई जरूरी बात आप कहना चाहते हैं, वो नहीं कह पाएंगे, क्योंकि रेवेन्यू मॉडल, मार्केट मॉडल हावी हो जाता है। लेकिन थिएटर अभी भी उससे बचा हुआ है ज्यादातर, इसलिए क्योंकि थिएटर में आपको क्या चाहिए, तीन चीज चाहिए। आपको एक स्पेस चाहिए, वो स्पेस एक सड़क भी हो सकती है। आपको एक ऑडियंस चाहिए, वो 5 जने भी हो सकते हैं, और आपको आप चाहिए, और आपके पास कहने के लिए कोई बात चाहिए। तो मैं यही गाड़ी से उतर के इसी सड़क किनारे अगर मैं एक ढोलकी बजाना शुरू कर दूं और 10, 12, 15 लोग इकट्ठा हो जाए, और मैं उनसे आज किसानों की बात कहना शुरू कर दूं एक नाटक के तरीके से, मैं एक कैरेक्टर बन जाता हूं, एक किसान बन जाता हूं, और किसान की दुखद कहानी उनको मैं गीत से, संगीत से या अपनी बात से सुनाता हूं, और उनके साथ मैं जुड़ जाता हूं।
उनके साथ एक तरह से नाटक के जरिए मैं सवाल जवाब में उतर जाता हूँ, और जब नाटक खत्म होता है तो उनका एक्सपीरियंस खत्म नहीं होता है, क्योंकि वो ये सवाल जवाब, ये बात कथनी वो अपने साथ लेके जाएंगे घर, अपने ऑफिस, और शायद ये बात वो किसी से शेयर करेंगे, और वो बात शेयर होते होते आगे बढ़ेगी। ये है जो थिएटर का जो मतलब क्या कहूँ, थिएटर की जो अहमियत है वो इस तरह से है, और इसीलिए थिएटर जो है इतने हजार सालों से खेला जा रहा है, आज से नहीं, ये आदि मानव के बाद से ही ये थिएटर का एक तरह से जो अभिनय करने का, बातें बताने का, शेयर करने की जो कला है वो थिएटर है। और बाकी मीडियम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स है, रिकॉर्डेड मीडियम्स है, फिल्टर्ड मीडियम्स है, जिसमें और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं उसको संवारने के लिए। लेकिन थिएटर एक रॉ है चीज, जो सिर्फ एक एक्सचेंज है, एक कम्युनिकेशन है, एक वार्तालाप है, और सीधे दिमाग, सीधे दिल पे घुसने की एक जिसे कोशिश है। तो उसको आप सजा सकते हैं, आप बहुत बड़ा ब्रॉडवे प्ले, बहुत बड़ा वेस्ट एंड में बड़े बड़े म्यूजिकल्स, बड़े बड़े चीजें होती है, वो भी है, सजने संवरने वाले प्रोजेक्ट भी है, लेकिन बेसिक भी है। तो थिएटर में ये काबिलियत है कि आप एकदम बेसिक से लेके एकदम बड़े तक जा सकते हैं। करेक्ट। तो एक्टर के लिए तो हाँ, वो देख बताइए। नहीं, मैं आप ही की बात से आगे इस बात को ले जा रही हूँ। जैसे आपने कहा कि अभी गाड़ी से उतरकर अगर आप कुछ करने लगे, 10 लोग देखें, तो वो एक इंस्टेंट कनेक्शन है, राइट। और जैसे स्कूल में होता था ना, हमने कुछ किया, टीचर तारीफ करती है, ताली बजाती है, अच्छा लगता है, वर्सेस रिजल्ट बाद में आ रहा, उसका उतना मजा नहीं आता। अब तो इंस्टेंटली एक एक्टर को एक अच्छी फीलिंग होती है जब उसके किसी भी डायलॉग पे लोग या तो रो रहे हैं, या हंस रहे हैं, या ताली बजा रहे हैं, सीटी मार रहे हैं। बट जब डिजिटल थिएटर की बात करते हैं, थैंक्स टू एवर इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू पैंडेमिक, Joy, how is this difference or how is it different? ये एक जरूरी मीडियम है, मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि थिएटर एकमात्र मीडियम है या एकमात्र कला है जिसकी आर्काइविंग बहुत कम होती है। सिनेमा जो है एक बार बनती है तो वो सैकड़ों सालों तक वो रह जाती है। करेक्ट। आप 1940 की फिल्म देख सकते हैं, 1930 की फिल्म अगर बची हुई है तो देख सकते हैं। टीवी का भी जो रिकॉर्डिंग होगा उसको डिजिटली सेव करके रखे तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन थिएटर का ये मामला नहीं था। थिएटर जिसने उस दिन उस जगह पे देखा उसने देखा, जिसने नहीं देखा उसने नहीं देखा। हाँ। और नाटक का ऐसा है कि वो एक ही जगह, एक ही वक्त, एक ऑडियंस के सामने खेला जा सकता है, 25 जगह पे एक टाइम पे नहीं खेला जा सकता। एक फिल्म आपके 2000 स्क्रीन पे एक ही दिन, एक ही समय पे दिखाई जाती है। हम लोग सब मिलके जेम्स बॉन्ड की फिल्म अलग अलग शहरों में एक ही वक्त देख सकते हैं। करेक्ट। उसी तरह से टीवी सीरियल का है, टीवी के सामने बैठ के पूरा देश, पूरी दुनिया एक ही टाइम स्लॉट में उस चीज को एंजॉय कर सकती है। लेकिन थिएटर में वो बात नहीं है। थिएटर की इमीडिएसी सब कुछ है। इसीलिए जरूरी ये है कि वो शख्स जो उस प्ले को देख नहीं पा रहा है, जिस तक वो बात पहुंच नहीं रही है, वो कैसे देखे उसको। मैं बैठा हूं कानपुर में, जॉय सेनगुप्ता खेल रहा है मुंबई के एनसीपीए के वहां पे वो नाटक, वो कानपुर में नहीं पहुंचेगा वो नाटक शायद, और पहुंचेगा भी तो वो नहीं देख पाएगा शायद। तो वो कैसे देख, तो उस तक पहुंचने के लिए ये डिजिटल मीडियम बहुत अहम है। एक तो थिएटर रह जाता है, नाटक रह जाता है, मेरे अंतकाल के बाद भी वो रह जाएगा, लोग देख पाएंगे और कहेंगे कि अरे, जैसे हम अक्सर कहते हैं, हमारे इतने बड़े बड़े दिग्गज थिएटर के एक्टर्स जो फिल्मों में अभिनय किया, वो चले रहे, उनका काम कोई देख नहीं पाया। तो ये एक हमको एक रह जाता है, एक चीज रह जाती है कि ओम शिवपुरी का वो नाटक अंधा युग नहीं देख पाया, या क्या कहते हैं शम्भू मित्र ने इडिपस किया था, वो हम नहीं देख पाए। तो ये पीस हमारी रह जाती है कि श्रीराम लागू ने क्या कहते हैं तेंदुलकर का वो फेमस नाटक किया था, लेकिन हम नहीं देख पाए। घासीराम कोतवाल, मोहन अगाशे वाला नहीं देख पाए। क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि वो रिकॉर्डेड नहीं था। अगर रिकॉर्डेड होता तो कहीं ना कहीं उसको देखते और कहते यार ये मीडियम कमाल है, ये बात कमाल कही जा रही है, और इस दौर में क्या बात कही जा रही है जो और कोई नहीं कह पा रहा है। तो इसीलिए रिकॉर्डेड एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है, जिसे हम आर्काइवल सोर्स कहते हैं। करेक्ट। अच्छा जॉय, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो थिएटर से उन्होंने शुरुआत की, आज टीवी और फिल्म्स में बहुत बड़ा नाम वो कमा रहे हैं, एंड जितनी बार भी उनसे थिएटर की बात करो, दे से ओ थिएटर इज माय फर्स्ट लव, या बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने कहा है कि थिएटर मेक्स यू अ कंप्लीट एक्टर। तो हाउ डज दैट हैपन? हाउ डू यू सी इट? बिकॉज प्राइमरीली थिएटर बिकम्स एन एक्टर्स मीडियम। थिएटर में जब एक एक्टर स्टेज पे आता है तो वही नाटक होता है। लेकिन फिल्म जो है, जब एक एक्टर एक सीन कर रहा होता है, वो फिल्म नहीं होता है। वो एक सीन कर रहा होता है, उसे पता भी नहीं दूसरे सीन में क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं। उसे ये भी नहीं पता वो जो सीन शूट कर रहा है वो एडिट के बाद कैसा लगने वाला है।
उसे खबर ही नहीं होती। एक उसकी लेंस, उसकी पोजीशन, उसकी लाइटिंग, वो सारी चीजें उसके कंट्रोल में नहीं। एडिट होने के बाद उसका रोल हो सकता है कट जाए, वो सीन ही निकल जाए, उसे कुछ नहीं पता। लेकिन नाटक में जब वो एक्टर स्टेज पे जाता है तो वही नाटक होता है। नाटक का शरीर, नाटक का मन, नाटक की बौद्धिक चिंता, सब कुछ वही है, क्योंकि वो प्ले को समा चुका है अपने अंदर। और वो सारा नाटक उसके जरिए निकलता है, ऑडियंस के सामने वही प्रतीक है। अगर वो ना हो तो कोई नाटक नहीं होगा, स्टेज खाली रहेगा। लेकिन सिनेमा में कोई एक्टर स्क्रीन पे ना आए तो भी आपके पास नेचर है, आपके पास सारे एलिमेंट्स है जो कैमरा कैप्चर करती है। पहाड़, वादियां, हवा, सुर्खियां, कुत्ते, सब कुछ है जो आपको कैप्चर कर सकती है। उसमें एक्टिंग की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्री मीडिया में एक्टर की जरूरत नहीं होती। आप रियल लाइफ के इंसानों को डॉक्यूमेंट करते हैं, वो भी सिनेमा है ना। आप एक रियल लाइफ, एक रियल रेलवे स्टेशन में जाके लोगों से बात करती हैं कैमरा, और वो लोगों से मुखातिब होते हैं, तो वो आपको इम्पैक्ट करता है। लेकिन वो प्रोफेशनल एक्टर नहीं है। लेकिन थिएटर है जहाँ आप सब कुछ बनते हैं। आप ग्रीक क्लासिकल नाटक या संस्कृत क्लासिकल नाटक कर रहे हैं तो नाटक को आप शरीर में उतारते हैं। उसके लिए आपको जो सीखना पड़ता है, जो नाटक के ग्रामर सीखने पड़ते हैं, एक्टिंग का ग्रामर सीखना पड़ता है, क्राफ्ट सीखना पड़ता है, बौद्धिक तरीके से इंटेलेक्चुअली आपको जितना अपने आप को रेज करना पड़ता है इन सब्जेक्ट्स को कन्वे करने के लिए। आप 3000 BC के ग्रीक क्लासिकल नाटक को, या शेक्सपियर के नाटक को, या कालिदासा के नाटक को, या मंटो की बात को, या अमृता प्रीतम की बात को नाटक में उतारते हैं, तो उनको समझने के लिए आपके पास वो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो आप इंटेलेक्चुअली ग्रो करते हैं, फिजिकली ग्रो करते हैं, और फिर उसके बाद आप नाटक एक्टिंग के क्राफ्ट के जरिए इस बात को ऑडियंस के सामने रखते हैं, कन्विंस करते हैं। तो इसमें वो काबिलियत आपकी बन जाती है एज एन एक्टर। वो काबिलियत आप कहीं पे भी लेके जाएंगे वो तो काम आएगा। बाकी जगह पे क्या है कि आपको कैमरा का सहारा होता है, कैमरा आपको जैसे प्रेजेंट करती है आप वैसे प्रेजेंट होते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ अपने आप प्रेजेंट करते हो, नहीं, कैमरा आपको प्रेजेंट करता है, एकदम म्यूजिक आपको प्रेजेंट करता है, एडिटिंग आपको प्रेजेंट करता है, और आपको एक लार्जर देन लाइफ इमेज देता है बड़े स्क्रीन पे, आप खिल जाते हो। लेकिन नाटक में तो आप बिल्कुल, जिसे हम क्रूड भाषा में कहते हैं, नंगे होते हो। आपके पास कोई सहारा नहीं होता है, बस आप ही आप होते हो। कुछ शब्दावली होती है, आपका शरीर होता है, और एक स्पेस होता है, बस। तो ये एक बड़ा सशक्त और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एक मीडियम है, एक्सपीरियंस के लेवल पे भी और लर्निंग के लेवल। ओके अच्छा, और जॉय आप लेकिन सीमलेसली जितने मीडियम्स है ना उनके बीच में जगल कर पाते हैं, चाहे कमर्शियल हो, चाहे मेन स्ट्रीम हो, पैरेलल हो, या फिर थिएटर हो, तो क्या है इसके पीछे का एक मंत्रा क्या है? व्हाट इज द हिडन सीक्रेट? एक्चुअली मैंने सिर्फ एक चीज तय की थी जब मैंने इसको प्रोफेशन के रूप में लिया, कि मैं अपना बेस बहुत स्ट्रॉन्ग रखूंगा। मैं सीखूंगा, मैं सीखने में कभी कोई कंजूसी नहीं करूंगा। मैं सीखूंगा, मुझे स्टार बनना है, मुझे फेमस होना है, ये होना है, वो सब मेरे दिमाग में नहीं था। मेरे दिमाग में था कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट बनूंगा आर्ट फॉर्म का, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट हो, थिएटर, या मीडियम ऑफ सिनेमा हो। मैं सिनेमा का भी स्टूडेंट हूँ। तो ये सीखने की प्रवृत्ति मेरे अंदर शुरू से, ये फॉर्मूला नहीं है, ये बस मेरी एक मतलब अपने आप को एक प्लेज था। और दूसरा ये था कि मैं वो करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। इस वक्त अगर मुझे एक फिल्म ऑफर आया है जिसमें किरदार कोई खास नहीं है, लेकिन फिल्म बड़ी है, बहुत पैसा है, फला है, और उसी वक्त मेरे को नाटक का ऑफर आया जिसमें मुझे गांधी का रोल करने को मिल रहा है, या हैमलेट करने को मिल रहा है, और उसमें पैसा आधा तो क्या उससे भी कम है, लेकिन चैलेंज भयंकर है जिसके लिए मैं सारी जिंदगी वेट कर रहा था, तो शायद मैं वो नाटक को पिकअप कर लूं उस वक्त। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। जिसमें मेरा दिल या मेरा मन मुझे खींचता है, क्रिएटिव चैलेंज के रूप में, या फिर अपने शख्सियत को बेहतर करने के रूप में। हाँ, मेरे को पैसे के बड़े लाले हैं इस वक्त, तो उस वक्त मुझे घटिया टीवी सीरियल मिल रहा है, मैं दाने डालने का मोहताज हूँ, तो शायद मैं वो कर लूंगा। ये भी हो सकता है, कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन जहां मेरा दिल या मन मुझे खींचता है, और मेरा दिल या मन अक्सर मुझे जो ज्यादा क्रिएटिव चैलेंजेस रखता है, जिसमें ज्यादा इंटेलेक्चुअल एलिमेंट होता है, या प्रोग्रेसिव चीजें होती हैं, प्रगतिशील बातें होती हैं, तो मुझे उस तरफ खींचता है। फिल्मों में भी वही बात है, कई कमर्शियल फिल्म होगी और एक इंडिपेंडेंट लो बजट फिल्म होगी, लेकिन उस फिल्म में बात जो कही जा रही है, मैं जानता हूँ कि आज से 25-30 साल बाद भी वो वाजिब है। कि गुलजार ने प्यासा बनाई तो वो मर गया, लेकिन आज भी वो वाजिब है। गर्म हवा बनी तो वो आज भी वो वाजिब है। लेकिन प्यासा या गर्म हवा के साथ और सैकड़ों फिल्म रिलीज हुई जो जिसे किसी को याद नहीं है, कोई याद करना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक गर्म हवा, एक प्यासा करके अमर हो जाती है, इमॉर्टल हो जाती है।
तो मैं थोड़ा जिंदगी को थोड़ा दूसरे तरीके से इस तरह से देखता हूँ, इसलिए मुझे किसी चीज में खपने में कोई मुश्किल नहीं होती। मैं अपने दिल और दिमाग को उसके साथ साझा करता हूँ और उसके साथ में चलता रहता हूँ। रिग्रेट नहीं रखता मैं। आई थिंक ये अडेप्टेबिलिटी है ना जो आपके कैरेक्टर की, आपके टेम्परामेंट की, ये बहुत सारे लोगों को सीखने की जरूरत है। बिकॉज बहुत बार हम लोग परेशान हो जाते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, अरे ये क्यों नहीं मिल रहा, वो क्यों नहीं मिल रहा। सो दैट्स कमेंडेबल। बट जॉय, यू हैव बीन देयर इन दिस सीन, सारे मीडियम्स आपने देखे हैं, सस्टेनेबिलिटी आप कर रहे हैं ऑन योर शेयर टैलेंट। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो आपसे इंस्पायर्ड हैं, एंड डेफिनेटली यू नो वो भी जानना चाहते हैं। ऑब्वियसली देयर इज नो वन मंत्रा टू सक्सेस, बट अगर कोई मैसेज आप उनको देना चाहें, मे बी यू नो सम टिप्स ऑन हाउ दे कैन आल्सो गो अहेड इन देयर करियर। मैं तो यही कहूंगा कि अपना बेस स्ट्रांग होना चाहिए। बेस से मतलब आप है, अगर आप अभिनय के क्षेत्र में आ रहे हैं तो आपका अभिनय का बेस स्ट्रांग होना चाहिए। अभिनय कई तरह के होते हैं, कोई एक तरह का अभिनय नहीं होता है। अलग अलग मीडियम में भी अलग अलग तरह के अभिनय होते हैं। आप एक एपिक कोई कैरेक्टर कर रहे हैं, महाभारत से कैरेक्टर कर रहे हैं, तो उसका स्टाइल ऑफ अभिनय अलग होगा। आप एकदम रियलिस्टिक कोई काम कर रहे हैं, वो उसका अलग होगा। आपको अपने आप को किसी में आपको बदलना है, किसी में आपको ग्रो करना है, तो आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर आप जितना सीख सके, जितना अपने आप को निखार सके, जितना अपने आप को एज एन एक्टर संवार सके, आप संवारिए। सीखने की कोई वो नहीं होती, कंजूसी नहीं मत कीजिए। दूसरा ये है कि एक बात याद रखिए कि आप जिस भी मीडियम में अभिनय कर रहे हैं, वो रॉ मटेरियल जो है कंटेंट होता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को समझने के लिए आपका इंटेलेक्ट, आपकी मेंटल कैपेसिटी होनी चाहिए। तो वहां पे भी आपको सीखने की जरूरत है। यानी कि अक्सर लोग कहते हैं ना, पढ़ाई लिखाई नहीं करता एक्टर बन जा। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि एक अच्छे एक्टर बनने के लिए आपको पढ़ाई लिखाई करने की बहुत जरूरत है। अगर आप एक फिल्म करने जा रहे हैं जो समझ लीजिए 1857 म्यूटिनी के ऊपर है, तो आपको 1857 म्यूटिनी, आपको इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, आपको वो सारी एलिमेंट समझना पड़ेगा इससे पहले कि आप उस फिल्म या उस सब्जेक्ट, उस कहानी से जुड़े। दूसरा, आपको मीडियम्स को समझना पड़ेगा, जरूरत क्या है थिएटर में, सिनेमा में क्या जरूरत है। तो वो उनकी जो टेक्निकल एलिमेंट्स है, उन चीजों पर समझना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं तो यही कहता हूँ कि आप सीखते रहिए, अपना बेस तैयार करते रहिए, सीखते रहिए। जब कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब आप छक्का मार सकते हैं। अपॉर्चुनिटी की देर है ना, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब अगर आप चूक गए, तब आप कहेंगे कि अरे यार मेरे साथ तो कुछ नहीं हो रहा है, फला को ये काम मिल गया, फला उसका बेटा इसलिए मिल गया। आप अपनी फ्रस्ट्रेशन से निकालते रहेंगे। लेकिन अगर आप तैयार होंगे, आप मांझे हुए होंगे, तो जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो शायद आप उसमें खरा उतरे और शायद उसका रिजल्ट फिर आपको बेहतर मिले आगे चल के आपको। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि मैं तो यही इतना ही करता हूँ। ना मेरा बाप कोई उद्योगपति है, ना वो कोई फिल्म स्टार है, ना मेरे बैकग्राउंड में कोई इस तरह की एलिमेंट्स है। मैं तो बस मैं ही हूँ और अपने आप को, मेरा एसेट मैं हूँ और मेरा सब्जेक्ट भी मैं ही, बस। वाओ, थैंक यू सो मच जॉय, इट वाज अ प्लेजर आपसे बात करना। एंड ट्रूली मतलब मुझे लगा ना, एक होता ना मंजावा सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि एक इंसान भी, यू नो, हु इज वेरी श्योर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। सो आई रियली हैड अ ग्रेट टाइम एंड आई विश यू ऑल द लक कि आपका जो ये प्ले है, बहुत जितनी मेहनत आप इसमें कर रहे हैं उतनी दिल से लोग इसको देखें, पसंद करें और आर्काइव्स में रहे कि बार बार इसे देखें। एंड ऑल्सो विश यू लक फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट यू डू। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे, फिर जुड़ेंगे। Sure. Thank you. Bye.